हेलो स्टूडेंट्स, अपन इलेक्ट्रिक करंट में चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट का जो अपना आज का जो वीडियो है वो है 7th नंबर का वीडियो। और कल तक के जो वीडियो है उनमें हम सेल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सेल क्या होता है, कैसे होता है, सेल की टर्मिनल वोल्टेज देख चुके हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये देख चुके हैं, और सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज हो गया ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर मैंने आपको लास्ट में वीडियो में ये कहा था कि अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आज हमारे वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव जो टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ध्यान देना बच्चों, कौन सा टॉपिक है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल्स होता है वो, जैसे हम अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ के आए, कितने टाइप का होता था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो प्रकार का होता था। एक तो कौन सा होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक कौन सा होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है वो भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले उसी की तरह हम क्या पढ़ेंगे, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो दोनों इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो को अपन चैप्टर के अंत तक आज लेके जाएंगे। ये अपना जो 5th नंबर वाला चैप्टर है उसके अंत तक। सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत इजी है बच्चों, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, एकदम सिंपल सिटी वाला अपने को दिया हुआ है अपने बुक में। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। श्रेणीक्रम संयोजन, किसका, सेल का श्रेणीक्रम संयोजन। पता है सेल को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई और ये आर। इसी प्रकार से डिनोट करते हैं इसको। ई कैसे लिखते थे, ई का मतलब ईएमएफ, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये सेल का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दोबारा बता देता हूं किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। चूंकि हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है, तो दोनों टर्मिनलों के बीच में होता है, मिडिल ऑफ द टर्मिनल्स होता है, लेकिन हम उसको बीच में नहीं दर्शा के कहां दिखाते हैं, इधर साइड में दिखाते हैं। आई बात समझ में। अब हम करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो सेल हैं, कुछ इसी प्रकार से हमारे पास दो सेल है और उन दोनों सेलों को अगर इस क्रम में जोड़ा जाए, अगर इस क्रम में जोड़ा जाए, ये पहला सेल हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और दूसरा सेल हो गया ये इसका दूसरा सेल हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये E1, ये R1, ये E2 और ये R2। आई बात समझ में बच्चों। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, और ये मान लिया कि आपका क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है ये R है। ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को अपनी भाषा में अगर अपन देखना चाहें, अगर अपनी भाषा में अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन को देखना चाहें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है कि व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। जब प्रथम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार का जो हमारा संयोजन होता है उस संयोजन को हम क्या बोलते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन बोलते हैं। आई बात समझ में। यहां पे अपन को साफ दिखाई दे रहा है, चूंकि अपने को पता है ये करंट की डायरेक्शन होनी है, तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। करंट कितनी निकल रही है, हम मान लेते हैं करंट आई निकल रही है। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। चूंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होनी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो देन करंट की डायरेक्शन अपने पास ये है। आई बात समझ में। अब इस टर्मिनल को मान लेते हैं एक ए, और ये टर्मिनल हो गया बी, और ये टर्मिनल हो गया सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आपको एक बात पता है कि कल हम चर्चा करके आ चुके हैं कि V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। ये हमारे पास फॉर्मूला कल सेल का जब हमने डिस्कशन किया था, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, दिस इज द EMF electromotive force of the cell, I is the current flow from the cell and R is the internal resistance of that cell। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है, I क्या है, धारा है जो सेल से प्रवाहित हो रही है, E क्या है, E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, V क्या है, टर्मिनल वोल्टता है। ये हमारे पास चर्चा हो चुकी है। अब हमें पता है चूंकि दो सेल जुड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में VA और VC
ए सिरे का पोटेंशियल कितना हो गया VA, सी सिरे का पोटेंशियल कितना हो गया VC, बी सिरे का पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों VB। ओके, अब देखना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यही तो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ये दो सिरे हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R, उसके सिरों पर विभवांतर, उसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा VA माइनस VC। तो हम लिख देते हैं VA माइनस VC, यही होता था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सिरों पर ही था पोटेंशियल डिफरेंस। कल हमने देखा था, पीछे वाला वीडियो 6 नंबर वाला वीडियो एकदम डीप जाके देखना, उसको एकदम समझने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड टू द सेल। जो कि सेल के साथ कनेक्ट था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही टर्मिनल वोल्टेज होता था। तो यहां पे VA माइनस VC। अब VA माइनस VC को आप दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, कैसे, एक तो VA माइनस VB और प्लस VB माइनस VC, क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ये वाला हो गया सर्किट और एक ये वाला सर्किट हो गया। क्यों, ये एक पूरा सेल है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, और ये एक अनदर सेल है, दूसरा सेल है। ध्यान देना, दोनों को हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को भूलना नहीं है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस एलिमेंट है सेल का ही एलिमेंट है, सेल के ही अंदर पाया जाता है, कहीं बाहर से इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सेल के बीच में एग्जिस्टेंस रखता है अपना। चूंकि हमें शो ऑफ करना होता है अपने डायग्राम में, तब इसको हम यहां मिला देते हैं। और अब सेकेंडरी बात ये कि हम ये कॉम्बिनेशन करते क्यों है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालना पड़ता है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा बच्चों, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये टिक 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 टिक, ये हो गया, ये R हो गया, ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट, ये I की डायरेक्शन, ये I की डायरेक्शन, ये I की डायरेक्शन, ये I की और ये I की डायरेक्शन, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। देन वी हैव टू फाइंड आउट E इक्वल एंड R इक्विवेलेंट, E तुल्य और R तुल्य हमें इसका निकालना है। आई मेरी बात समझ में। अब ये फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज, ये सेकंड सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज, और ये टोटल जो हमारे पास बाहरी सर्किट है उसके लिए टर्मिनल वोल्टेज। तो VA माइनस VC को क्या बोल सकते हैं हम, अपन सिंपल V बोल सकते हैं, क्योंकि हम विभवांतर को क्या बोलते हैं, V से डिनोट करते हैं। 6 नंबर के वीडियो में टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा अच्छी तरीके से। VA माइनस VC हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये यूज करो। तो ये पहले वाले सेल के ऊपर है, तो E1 माइनस IR1, चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है करंट सेम ही रहेगी, चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ये आपको पता है करंट सेम ही रहेगी, केवल चेंज कौन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यू वेरी वेल नो बच्चों, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। ओके, देन VB माइनस VC सेकंड पे है, तो लगाओ इसके ऊपर E2 माइनस IR2। ओके, हाँ सर, ओके। तो V बराबर क्या आया बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E1 प्लस E2 माइनस क्या हो गया, I कॉमन लिया R1 प्लस R2। आगे बात समझ में। अब हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब E1 प्लस E2 इसकी कंपेयर करो, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कंपेयर करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या था, V तो था, इसके अक्रॉस में V तो था पोटेंशियल डिफरेंस, वो V हो रहा। अगर इसकी मैं लगाऊं टर्मिनल वोल्टेज वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं तो क्या आता है, V बराबर E EQ माइनस R IREQ। अब आप इस इक्वेशन की कंपेयर करो इस इक्वेशन से, तो आप क्या पाओगे कि E इक्वल बराबर E1 प्लस E2 एंड R इक्वल बराबर R1 प्लस R2। एकदम सिंपल मेथड है बच्चों, कोई ज्यादा अपने को कहीं नहीं ज्यादा दिमाग चलाना, एकदम सिंपल मेथड है। हमारे पास एक सर्किट था, जिस सर्किट में दो सेल जो थे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए थे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। E1 फर्स्ट सेल का EMF, R1 फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 सेकंड सेल का EMF और R2 सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। दीज कॉर्नर्स आर द कॉर्नर्स एट विच, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो
ड्रॉप ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो किसके इक्वल होगा, सॉरी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो बाहरी प्रतिरोध पे जितना ही विभवांतर होगा या विभव पतन होगा वो कहां होगा, इनके बराबर होगा। VA माइनस VC कर दिया, चूंकि दो सेल है तो दोनों सेलों के ऊपर वाले होने वाले विभवांतर को नोट कर लेंगे। इनके लिए तो ये इक्वेशन होती है, ये कल वाले वीडियो में देखोगे तो ये यही था, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E माइनस IR। हमने लिखा था VA माइनस VB को V लिखा था हमने। 6 नंबर वाले वीडियो में देखोगे आप अच्छी तरीके से समझ में आओगे। ये S इसके लिए प्रथम सेल के लिए यूज कर लिया, इसको सेकंड सेल के लिए यूज कर लिया, इसको कंबाइंड लिख दिया। चूंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट है तो V बराबर क्या होता है, EEQ माइनस IRQ। कंपेयर किया दोनों को, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EEQ बराबर E1 प्लस E2 और REQ बराबर R1 प्लस R2। ये हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। चूंकि इसमें हम आगे थोड़ी बहुत चर्चा और करेंगे, ये अपना होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान देना बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यहां पे जो पोलैरिटी होती है वो इक्वली चल रही है। क्या होती है, जो पोलैरिटी, कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब अगर पोलैरिटी चेंज करना हो तो क्या करोगे, पोलैरिटी चेंज करना हो तो इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ो, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल। जैसे अगर मान लिया कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हो, इस प्रकार से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अब देखना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब दोनों सेलों के नेगेटिव जुड़े हो। तो इतना ही अंतर करना है आपको कि अगर पोलैरिटी चेंज हो तो EEQ बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, REQ बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2। अगर पोलैरिटी इस प्रकार से हो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जुड़े हुए हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव सेल का, तो आपके पास आएगा ये फॉर्मूला। अगर पोलैरिटी चेंज कर दी जाए तो आपके पास ये फॉर्मूला गेन हो जाएगा। अपने को केवल इतना याद रखना है। आई मेरी बात समझ में? ये तो होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करेंगे। मैं एक बार डायग्राम को साफ करना चाहता हूं, अपने पास डायग्राम रखना। ध्यान देना बच्चों, हमारे पास क्या आया, E इक्वल बराबर E1 प्लस E2। अगर हमारे पास n सेल हो तो क्या हो जाता है, E इक्वल बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 प्लस En हो जाता है। अगर सेल का सभी सेलों का EMF केवल E हो तो क्या हो जाता है, E इक्वल बराबर NE। इसी प्रकार से अगर n जुड़े हुए हो तो REQ बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस Rn। अगर सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो तो क्या हो जाता है, NR हो जाता है। ये चीजें कोई दिक्कत नहीं है सर, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में अच्छी प्रकार से डिफाइन करके आ चुके हैं। इनको ज्यादा डीप ले जाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीजें हैं। हो गई क्लियर? अब मैं वापस इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूं। V बराबर हमारे पास क्या आया है, EEQ माइनस IREQ। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट कितनी फ्लो हो रही है उसमें से I, रेजिस्टेंस कितना है R। तो देन V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, EEQ माइनस IRQ। तो I इधर ले आएंगे, कॉमन आ गया, R प्लस REQ बराबर EEQ। I कितना आ गया बच्चों, EEQ बट्टा R प्लस REQ। ये फॉर्मूला अपने पास गेन हो जाता है। ये हुआ अपना सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट का। ध्यान देना, दोबारा से एकदम सरल चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीजें है नहीं, एकदम इजी चीजें हैं और एकदम बेसिक चीजें हैं जो कि हम स्टडी करके आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसमें फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आप मेरे को क्वेश्चन आंसर कर सकते हो ऑन कॉल एंड ऑन व्हाट्सएप। ओके, मिटाता हूं मैं इसको। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अपन वीडियो बनाएंगे बच्चों एक किरचॉफ लॉ का, उसमें आपको वापस थोड़ा सा सेल के बारे में डिस्कशन करके मैं जरूर बताऊंगा। अलग से वीडियो बनाएंगे एक किरचॉफ लॉ का, टोटल बड़ा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें से अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व आउट करेंगे, क्या होते हैं, कैसे किरचॉफ का रूल फॉलो होता है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू कम ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ऑफ द सेल। अब ध्यान देना बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, चूंकि रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा था? हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस नीचे वाला रेजिस्टेंस दोनों के सेम सिरे सेम से जुड़े, वैसे की वैसे सेल में कहानी कर देते हैं, कोई और दिक्कत वाली बात तो है नहीं। वही अपने पास वापस दो सेल है तो इस प्रकार से जोड़ दो, इस प्रकार से जोड़ दिया, ये लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। अरे सर सुंदर हो, ये लो ओके, ये हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये रहा। E1 R1 E2 R2, करंट की डायरेक्शन ये I, बट ये I1 एंड ये I2। यू वेरी वेल नो इन पैरेलल I करंट विल बी चेंज, करंट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये आप जानते हो, ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अच्छे से पढ़ा है। हमने कहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? सेम है, पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या रहता है? करंट सेम रहती है। आई मेरी बात समझ में? अब इससे इसके अक्रॉस में मान लिया V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसके भी V होगा, सेकंड वाले का भी क्या होगा? V होगा। वही वापस जो हमारे पास सेल की इक्वेशन है, V बराबर E माइनस IR अप्लाई कर देते हैं दोनों सेल के लिए। बच्चों अपने को कोई झिझक नहीं करनी है, बस हेजिटेशन नहीं रखना है, ये समीकरण सीधी अप्लाई कर देनी है दोनों फॉर्मेशन में, दोनों कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट तो हमारे पास क्या हो गया? I करंट किसको मिला के? I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो अपन इसको रखता है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, अब फॉर फर्स्ट सेल, अपन फर्स्ट सेल के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर फर्स्ट सेल जो अपना है, उसके लिए टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? V बराबर EMF कितना है? I, करंट कितनी है? I1 एंड R1। ओके, यहां से I1 अपन गेन कर सकते हैं। I1 कितना आ जाता है? E माइनस V अपॉन R1। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इसी प्रकार से फॉर सेकंड सेल अपन कर सकते हैं। बच्चों बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है ही नहीं अपने। V बराबर क्या आ जाएगा? E2 माइनस I2 R2। यहां से अगर I2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? E2 माइनस V अपॉन R2। इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी रणनीति हमेशा चलती आई है। दोनों का मान कहां रख देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। क्या आएगा? I इज इक्वल्स टू क्या आया? E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। बहुत सिंपल चीज है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया है? दोनों के सेम सिरों को एक पॉइंट पे, दोनों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने दिखाया है, बाकी यहां पे इसका कोई मोटिव नहीं है, इमेजिनेशन होती है ये केवल। ये चूंकि अपना सर्किट कंप्लीट हो जाए और करंट फ्लो हम दिखा सके ग्राफ में या डायग्राम में, तब हमने ये सब चीजें तामझाम किया है हमने। आई मेरी बात समझ में? यहां पे पूरा एकदम सिंपल सा आ गया। I बराबर आया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 कर सकते हैं। माइनस V कॉमन ले 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है दिक्कत? ओके, अब वही वापस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे लगाओ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है? I बराबर है, क्योंकि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है? V है, रेजिस्टेंस I है, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो बच्चों अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक हमारे पास इक्वेशन ये आई है, I इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आई है हमारे पास। और जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये बनाया, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई? ये आ गई। अब हमें पता है कि दोनों करंट क्या है? सेम ही है, तो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। आपने एक वीडियो पीछे वाला जो अपना थोड़ा सा पीछे बैक जाओगे आप वीडियो में, तो आप देखोगे कि मैंने एक दूसरी इक्वेशन लिख रखी है, बट ये इक्वेशन भी अपन इस इक्वेशन से भी अपन कर सकते हैं।
हैं। ये चूंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम से दो वीडियो को मिलकर बनाया गया है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चों, अपन इनको कंपेयर करते हैं। जब इनको हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, ध्यान से देखना। आई को कंपेयर करते हैं तो ई ई क्यू बट्टा आर ई क्यू बराबर आता है E1 बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2। इसको तो हम यही छोड़ते हैं एक बार। फिर हमारे पास क्या आता है, V बट्टा आर ई क्यू बराबर आता है V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आता है। V से V कैंसिल आउट, 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल्स टू आता है, क्या आता है बच्चों, R1 प्लस R2 बट्टा R1 R2, ये आता है हमारे पास, आती है ये चीज हमारे पास। अब अगर मैं इसको R E Q करूं, R E Q करूंगा तो क्या आएगा, R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2 आ गया। ये चीज R E Q बराबर क्या आएगा, R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा R E Q, मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसका मान मैं यहां रख दूं तो आपके पास E E Q आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2। ओके, ये हमारे पास दोनों मेथड हो गए। इसका मान यहां रखने पर, ये रहा R E Q, ये मान रखने पर हमने दोनों चीजें गेन कर ली। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी E E Q और R E Q गेन कर लिया। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को मिटाता हूं और इन चीजों को आगे एक्सटेंड करता हूं। डायग्राम समझ में आ गया सबको आपको? अब थोड़ा सा डायग्राम को मिटा के और इनके बारे में चर्चा करते हैं कि E E Q और I E Q हमारे पास क्या आया। तो E E Q का जो मान आया है हमारे पास, वो आया है E1 R2 बट्टा E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये मान आया है हमारे पास E E Q का। R E Q का मान हमारे पास आया है R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2, ये मान हमारे पास आया है R E Q का। अब ध्यान देना बच्चों, अपने पास कुछ कंडीशंस होती है। अब अपन इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। अगर इन कंडीशन को फॉलो करेंगे तो देखना, हमारे पास जो दो सेल थे, इधर वाले को भी मैं मिटाता हूं साइड में, और इनके कंडीशन अप्लाई करते हैं। बहुत सरल चीज है, कोई ज्यादा हार्ड वाली चीज है नहीं। थोड़ा सा अपने को माइंड सेटअप करके और इनको ध्यान से स्टडी करना है। रेजिस्टेंस का, चूंकि हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ के आ चुके हैं तो ये चीजें हमें सरल लगने लग जाती है। अब देखना, फर्स्ट कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो, इफ E1 बराबर E2 बराबर E हो, R1 बराबर R2 बराबर R हो। अगर E1 बराबर E2 बराबर E हो, R1 बराबर R2 बराबर R हो, तो क्या होता है, देखना यहां पे, देखना फिर क्या होता है। अगर E1 बराबर, तो E E Q क्या हो जाएगा, E E Q बराबर हो जाएगा, E1 को E कर देंगे, R1 को R कर देंगे, तो ER प्लस ER बट्टा R प्लस R क्या बन जाएगा, 2ER बट्टा 2R। इसका मतलब कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, E E Q बराबर क्या आ जाएगा, E ही आ जाएगा बच्चों। ध्यान देना दोबारा से, E E Q बराबर क्या आ जाएगा, E ही आ जाएगा। अगर हमारे पास इफ E1 बराबर E2 बराबर E हो, अगर दोनों सेल्स का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों का बराबर हो, एक ही E के बराबर, और अगर दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर हो R के बराबर, तो सिचुएशन क्या होगी, E1 को E रख दिया, R2 को भी R रख दिया, E2 को भी E रख दिया, R1 को भी R रख दिया, और R1 प्लस R2 को RR रख दिया, दोनों को RR रख दिया, तो हमारे पास ये मान आया। इसका मतलब E E Q किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। E E Q किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, E के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम R पे अप्लाई करके देखते हैं, तो R E Q बराबर क्या हो जाएगा, R1 का RR का स्क्वायर अपॉन 2R, तो R से R कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा R/2। इसका मतलब किसी भी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाता है। आगे बात समझ में। अब हमारे पास अब क्या हो, अब हमारे पास अगर n सेल हो, यहां पे दो सेल से तो R/2 आ गया था, अगर n सेल हो तो क्या आ जाएगा, R/n आ जाएगा। इतनी बच्चों हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टडी करनी है। ओके, चलें आगे। ये हो गया हमारा सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जो इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक है, और बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। हालांकि इनके ऊपर से सवाल उठते हैं, इनका अभी तक हम पढ़ के आए हैं, उनसे खूब लेना देना है, और बहुत ही छोटे टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है?
इलेक्ट्रिक एनर्जी, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? विद्युत ऊर्जा बोला जाता है। ध्यान देना बच्चों, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? हमें पता है कि सेल से करंट फ्लो होती है सेल से करंट फ्लो, लेकिन सेल जब करंट फ्लो को कंटिन्यू बनाए रखता है, हमने क्या बोला था कि सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, वो केवल क्या करता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए फोर्स करते हैं। ये इतना ही काम करता है। कौन काम करता है? सेल काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है वो करंट को फ्लो बनाए रखने के लिए, सेल करंट का फ्लो बनाए रखने के लिए वर्क करता जाता है। सेल करंट का फ्लो बनाए रखने के लिए वर्क करता जाता है, और जो वो वर्क होता है, हमें पता है चूंकि एनर्जी और वर्क एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं, तो जितना वर्क सेल करता है वो उसकी एनर्जी के रूप में कलेक्ट हो जाता है। ध्यान देना, सेल जितना वर्क करता है वो उसकी एनर्जी के रूप में कलेक्ट हो जाता है। तो क्या होगा? द टोटल वर्क डन, ध्यान देना, द टोटल वर्क डन, पूरा किया गया कार्य बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ in maintaining an electric current for a given time, an electric current for a given time t, okay, given time t is called electric energy, is called इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर देता हूं। दैट टोटल वर्क डन, कुल किया गया कार्य, किसके द्वारा? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का सोर्स कौन होता है? सेल ही होता है। यही मैंने कहा था, सेल कुछ कार्य करता है। द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के स्रोत के द्वारा किया गया कुल कार्य, इन मेंटेनिंग, बनाए रखने में, किसको बनाए रखने में? एन इलेक्ट्रिक करंट, एक विद्युत धारा को, फॉर ए गिवन टाइम, जितना टाइम हमें दिया होता है उस टाइम में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितना टाइम हमें दिया होता है उस टाइम में विद्युत धारा को कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए सेल जितना कार्य करता है वो कार्य किसमें कलेक्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला जाता है। आगे मेरी बात समझ में बच्चों? अब एक एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं। हमें क्या लेना है? मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इसमें किसी सेल है, उस सेल को Q चार्ज का फ्लो बनाए रखना है T टाइम तक। सिंपल सा एग्जांपल रख रहा हूं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R जो सेल के साथ में कनेक्ट है, सेल के साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट है, उसमें आपको Q चार्ज है वो बनाए रखना है, Q चार्ज का फ्लो बनाए रखना है आपको T टाइम के लिए। हमें पता है इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आ जाएगा? V पोटेंशियल आ जाएगा अक्रॉस में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W बराबर क्या होता है? QV होता है क्या? W बराबर फॉर्मूला सुना हुआ है QV, VQ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब करंट क्या फ्लो होती है? I फ्लो होती है। ध्यान देना, ये मैंने अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन ध्यान देना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R विच इज कनेक्टेड विद द सेल या सोर्स ऑफ EMF, जो हमारे पास EMF का सोर्स है उसके साथ कनेक्ट है ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें हमें Q चार्ज को, हमें क्या, सेल को Q चार्ज को T टाइम तक फ्लो कराना है। I करंट फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है? V पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। देन हमें इसके अक्रॉस में कितना कार्य करना पड़ेगा सेल को? W बराबर QV, चूंकि हमें पता है Q बराबर क्या होता है? IT होता है। देन Q का मान रख देते हैं, तो VIT, ये हो गया VIT। आगे बात समझ में, W बराबर क्या हो गया? VIT हो गया W बराबर। अब चूंकि हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर IR, तो रख दो V बराबर IR, तो W बराबर I स्क्वायर RT। ये अलग अलग फॉर्मूले बनते जाते हैं बेटा जी, और कोई कुछ भी नहीं अंत में अंतर है। मेन अंतर है इस डेफिनेशन का और अपने कंसेप्ट का। क्या अंतर है? द टोटल वर्क डन, कुल किया गया कार्य बाय द सोर्स ऑफ EMF, उस विद्युत वाहक बल स्रोत के द्वारा, इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, एक
इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने में फॉर ए गिवन टाइम, जो टाइम हमें दे रखा है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। W हमें एक रेजिस्टेंस लिया जो कि सेल के साथ कनेक्ट है, उस रेजिस्टेंस में सेल को Q चार्ज को T टाइम तक फ्लो करना है, I करंट बहेगी, V पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, W बराबर हो गया QV, चूंकि हमें पता है Q बराबर IT होता है, हमने मान रख दिया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V बराबर IR, तो हमारे पास आ गया W बराबर I स्क्वायर RT। ओके बच्चों, ये चीज हमेशा हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब अगर I बराबर V बट्टा R लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा V स्क्वायर बट्टा RT। ये फॉर्मूला भी हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, अलग अलग फॉर्मूले प्रोड्यूस हो जाते हैं और आप सब ये फॉर्मूले प्रोड्यूस आसानी से कर सकते हो। अब ध्यान देना, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, W यूनिट पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी इसकी। W है, पता है हमें विद्युत ऊर्जा है, W से ले रहे हैं अपन, तो W वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, वर्क की यूनिट होती है जूल, आसानी से जानते हो जूल, जूली नहीं जूल, आई बात समझ में, क्या यूनिट होती है, जूल यूनिट होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। एक हमें पता है कि W बराबर P बराबर क्या होता है, W बट्टा T, तो W बराबर क्या होता है PT, P क्या होती है, पावर, पावर का क्या होती है, वोट होती है, वोट गुणा सेकंड, इसका मतलब जूल बराबर क्या होता है, वोट गुणा सेकंड, ये हम जानते हैं जूल बराबर क्या होता है, वोट गुणा सेकंड। अब हमारे जो कमर्शियल यूनिट होती है जिनका हम यूज करते हैं घरों में, जो हमारे बिल, बिजली के जो बिल आते हैं उनमें लिखी हुई आती है KWH, किलोवाट घंटा, जिनको अपन बोलते हैं यूनिट, UNIT यूनिट बोलते हैं जिसको अपन, यूनिट ऐसा लिखा हुआ आता है अपने, यूनिट लिखा हुआ आता है, आई बात समझ में, यूनिट जिसको क्या बोलते हैं KWH, किलोवाट घंटा बोलते हैं, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जनरली क्या होता है, 1 जूल बराबर 1 वोट गुणा 1 सेकंड, ये होता है हमारे पास, आई बात समझ में। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 वोट गुणा 1 सेकंड, 1 वोट गुणा 1 सेकंड, क्योंकि हमें यहां से दिखाई दे रहा है W बराबर क्या होता है, PT होता है, P क्या है, पावर है, पावर की यूनिट ऑब्वियसली वोट होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, T की क्या होती है, सेकंड होती है, तो ये यूनिट क्या होगी, 1 जूल बराबर 1 वोट गुणा 1 सेकंड। अब 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर क्या होता है बच्चों, 1 किलोवाट हावर देखते हैं अपन, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और देखते हैं 1 किलोवाट हावर, 1 जूल बराबर क्या होती है, 1 वोट गुणा सेकंड। अपने पास एक यूनिट है KWH, 1 KWH, 1 किलोवाट हावर। अब 1 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वोट गुणा 1 हावर का मतलब 3600 सेकंड, इसका मतलब 3600 गुणा 10 टू द पावर 3 वोट सेकंड, चूंकि 1 वोट सेकंड बराबर जूल, तो 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ओके, अब आप इसको किसी भी प्रकार से राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, 3.6 लगा लो इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 1 KWH के बराबर। ये लो जी अपनी कमर्शियल यूनिट जूल की फॉर्म में, ये अपनी आ जाती है कमर्शियल यूनिट किसकी फॉर्म में, जूल की फॉर्म में, ये होती है अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट कंप्लीट। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, कोई ज्यादा हार्ड वाली टॉपिक की वाली बात है नहीं इसमें। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति हमने अभी क्या देखा था, विद्युत ऊर्जा, अब हम क्या देखने वाले हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में कोई अंतर है, विद्युत ऊर्जा उस कार्य के बराबर, शक्ति क्या होती है, शक्ति कार्य करने की दर होती है। शक्ति क्या होती है बच्चों, अगर सिंपल पावर की अपने को डेफिनेशन पूछे तो क्या होती है, द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क तो हमने किया ही था अभी, तो हम क्या लिख देंगे, रेट ऑफ टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए गिवन टाइम t इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। हमें क्या करना है, पहले हमने वर्क डन को देखा था, उस वर्क डन को हमने एनर्जी के कंपेयर किया था, तो वो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख दी थी। अब हमें क्या करना है, सिंपल पावर लेना है, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमने पीछे वाले में भी यूज किया, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वो का वो फॉर्मूला यहां यूज कर देंगे।
वर्क का फॉर्मूला हमारे पास कितना आया था, पीछे वाले में कितना आया था, V बराबर क्या आया था, I स्क्वायर आर टी आया था, T यूज कर दो, एलो काटा, P बराबर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R, ये आ जाती है इलेक्ट्रिक पावर। बहुत सिंपल से टॉपिक है बच्चों, कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं इन टॉपिकों में, अपने आप करने की इनको इच्छा रखो। अब एक आधी यूनिट होती है, जैसे हमने देखा 1 किलोवाट हावर मतलब होता है 1 किलोवाट लेते हैं मान लिया, क्यों, क्योंकि P की यूनिट क्या होती है, P पावर होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वोट होती है बच्चों। अगर 1 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वोट हो जाता है, 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 6 वोट हो जाता है। तो ये सब करके ये इनकी बड़ी बड़ी यूनिट होती है। जैसे जैसे हम अपने जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाती है वैसे वैसे यूनिट को भी क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। आई बात समझ में बच्चों। और हमारा ये जो चैप्टर होता है वो इन टॉपिक के साथ ही अपना कंप्लीट होता है। अभी भी अगर इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो या तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, वो आपकी विश के ऊपर है। और ये आज हमारा 5th नंबर का चैप्टर जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का। मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि अब हम चार्ज को दौड़ाना स्टार्ट करेंगे, चार्ज को दौड़ाना स्टार्ट करेंगे, मतलब अब चार्ज भागेगा। क्योंकि जब हमने पहले 4 चैप्टर किए थे उनमें चार्ज नहीं भाग रहा था, उनमें चार्ज स्टेबल था और हमने इसको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अब हम चार्ज को भगाएंगे, अभी हमने चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाया है, इसका मतलब हमारा टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब हम चार्ज को एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से भगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। आई बात समझ में, तब तक पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।